अंदाजा नहीं था मुझे कि इस तरह का क़यामत सुगरा का मंजर होगा। बेगुनाह लोगों का लहू किसके हाथ पे तलाश किया जाए। आपको साना 30 सितंबर आपको पक्का किला ऑपरेशन पता ही नहीं है। तो ये कहना कि हमारी सिर्फ मुहाजिर दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत है, ये गलत है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लोग जानते हैं कौन है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इसी तरह कोई ना कोई और साना हो जाएगा। मैं MQM के खिलाफ मज़ामत से कभी इनकार नहीं करता कि हाँ हमने उनके खिलाफ मज़ामत की। इतनी मैंने लाशों की तस्वीरें बनाई, इतने मेरे पास रोल नहीं थे। मेरे पर भी उसने जब फायरिंग की तो मैं छुप गया। जब मेरे को गोली लगी थी मैं 15 साल का था। इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि कोई उठाने वाला नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। आज तक ऐसे लंगड़ा के चलता हूँ, पाँव मुड़ता ही नहीं है सर। गाड़ियों में आए और अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी से किसी एक गवाह ने भी हमारी वहाँ शनाख्त नहीं की। 30 सितंबर 1988 हैदराबाद की तारीख का एक ऐसा सेहत तरीन दिन जहां शहर के मखसूस इलाके फायरिंग से गूंज उठे। शहर के चारों अतराफ नामालूम अफराद की जानिब से गोलियों की बरसात हुई। कहीं अनगिनत जख्मी नजर आए तो कहीं लाशें ही लाशें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खून की होली खेली जा रही हो या फिर कयामत आ गई हो। ये 1988 की बात है, निगरान हुकूमत थी। मैं और गवर्नर नवेद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, हम 90 पर अजीज़ाबाद में एक इजलास के सिलसिले में कराची गए हुए थे और शाम के वक्त हमें पता चला कि हैदराबाद के मुख्तलिफ जगहों पर लोग आए हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। वो हीराबाद से लेकर लतीफ़ाबाद हर जगह जो है वो एक इतला के बाद दूसरी इतला। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो नहीं होते थे, तो फिर हमने फ़ोन करना शुरू किए। पता चला भाई हीराबाद में ये हो गया, पता चला पक्के किले पे ये हो गया, कोहिनूर चौक पे ये हो गया, नए पुल पर ये हो गया, लतीफ़ाबाद के फला गर्ज़ के हर जगह से इतलात आना शुरू हुई। वो तादाद बढ़ती चली गई। फिर मैं और गवर्नर नवेद साहब जो है वो दूसरे दिन सुबह सुबह फिर हैदराबाद पहुँचे। तो ये साना 30 सितंबर जो है वो 1988 में हुआ और ये इस तरह पहली इतला हमें मिली। हैदर चौक पे जब मैंने देखा इसरार सिद्दीकी SHO जो था वो एक केबिन के पीछे छुप के बैठा था। मैंने देखा, ललित साहब को बताया, मैंने कहा सर ये तो इसरार सिद्दीकी SHO बैठा हुआ है। ऐसे जो बुलाया, इसरार आवाज़ दी। जब इसरार को आवाज़ दी, इसरार साहब ने कहा कि हाँ यार मुझे पुलिस वाले छोड़ के भाग गए, मैं अकेला तना क्या करूँगा। हमने वहाँ देखा हैदर चौक पर जो लाशें पड़ी थी, एक मासूम बच्चे की मैंने लाश देखी तो मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए। मुझसे कुछ रहा ना गया। मतलब इतनी दर्दनाक कहानी थी कि मैं मेरे फ़ोटो बनाते बनाते मेरे हाथ कँपा रहे थे। इतनी मैंने लाशों की तस्वीरें बनाई, इतने मेरे पास रोल नहीं थे। मैं इतना परेशान था। मेरी पहचान ये थी कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, स्पोर्ट्स खेलता था। तो कभी किसी ने, और मेरे सारे दोस्त जो है सिंधी भी हुआ करते थे, लेकिन उर्दू बोलने वाले भी दोस्त थे, पंजाबी बोलने वाले भी दोस्त थे, पश्तो भी थे। तो किसी को गुमान नहीं था कि ये कादिर मक्सी जो है ये नेशनल सियासत में जाएगा और इतने आगे तक जाएगा कि अब उस पर केसेस आ गए और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, रूपोश हो रहा है। ये सितंबर हैदराबाद के मासूम लोगों पर सितमगर साबित हुआ। नामालूम कारें शहर में दंदनाती रहीं, गोलियों की बरसात से निहत्ते शहरियों का खून बहता रहा और हैदराबाद की ये शाम लहू लहू हो गई। मारने वालों का हदफ मासूम लोग थे, लेकिन मरने वालों को ये इल्म ना था कि इन्हें कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है। अलमनाक सानिया में किसी का शीर खार लुकमा अजल बना तो किसी माँ बाप का इकलौता चिराग गुल हो गया। कोई वाहिद सहारा प्यारों से बिछड़ा तो कोई शादी का घर नौहा कुना हो गया। मैं और गवर्नर नवेद साहब सुबह शालीमार एक्सप्रेस से आए और स्टेशन से उतरकर हम रेल की पटरी के साथ साथ अमेरिकन हॉस्पिटल गए। कर्फ्यू लग चुका था हैदराबाद शहर में, और लेकिन मैं आपको इंतहाई तकलीफ़ के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं और गवर्नर नवेद साहब अमेरिकन हॉस्पिटल में आए तो अमेरिकन हॉस्पिटल, जो लोग इससे वाकिफ़ हैं, उसका बरामदा, उसका जो सहन है वो काफ़ी बड़ा है और सैकड़ों लोग वहाँ पर ज़ख्मी थे और यहाँ तक उनके ब्लड था पूरे सहन में। और उसके बाद फिर हम बेटाई हॉस्पिटल गए और
ख़ास एक तबके को, एक शहर को निशाना बनाया गया और उसमें कुछ लोग और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं और लोगों की भी शहादत हुई है, लेकिन टारगेट हैदराबाद और लतीफ़ाबाद था। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जो है उस वक्त क्या मनाजिर थे। बेगुनाह लोग घर जाने के लिए, कोई दफ्तर जाने के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई अपने, सब लोग अपनी अपने जगहों पे खड़े थे और लोगों ने गाड़ियों में आए और अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया। तो बहुत अफसोसनाक सन है और एक ख़ास तबके को, एक ख़ास शहर को, एक ख़ास लोगों को निशाना बनाया गया। फिर हम किले पे जब गए तो एक शादी की तकरीब की बस खड़ी थी वहाँ मैंने देखा किले पे शादी की बस में तकरीब एक दुल्हन का दुपट्टा बाहर खिड़की से लटका हुआ था, चूड़ियाँ बिखरी हुई थी, बच्चों के छोटे छोटे चप्पल, छोटे छोटे जूते, वो मैंने देखे। मतलब अंदाजा नहीं था मुझे कि इस तरह का क़यामत सुगरा का मंजर होगा। वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदे थे जिन्होंने ये, मुझे मुसलमान तो लगते नहीं थे, मुसलमान का कभी वो नहीं कर सकता खून। ये कौन से मुसलमान थे जो 30 सितंबर को उन्होंने वाक़या किया? हम नस्ल परस्त हैं। हैदराबाद में बहुत सारी माएँ, बहनें, बच्चे अभी मेरे पास तरकीब हाउस पे आते हैं, किसको नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, किसी बहन की कोई तकलीफ़ है, माँ की तकलीफ़ है, हमारे पास आते हैं। तो ये कहना कि हमारी सिर्फ मुहाजिर दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत है, ये गलत है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम सिंध के दायमी हकूक़ हैं, उस पर जो कब्ज़े गिरी है उसके ख़िलाफ़ हैं। कोई कहेगा हम सिंध तकसीम करना चाहते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। बाकी कोई उसमें ये नहीं है कि ये उर्दू बोलता है, ये पश्तो बोलता है, पंजाबी। हम नस्ली बुनियादों पर सियासत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब मेरे को गोली लगी थी मैं 15 साल का था और वालदा और वालिद साहब साथ थे उस टाइम। मेरे को अचानक गोली लगी, पता नहीं लगा, वालिद साहब को लगा, मैं उठाने गया तो मैं भी गिर गया। फिर मेरे को 4 दिन के बाद होश आया, फिर CMH में मिला। मैं आज तक ऐसे लंगड़ा के चलता हूँ, पाँव मुड़ता ही नहीं है सर। जब मैं हैदर चौक से हम गुजरे तो पेट्रोल पंप वाली गली में एक स्पीड से फायरिंग करती हुई सिल्वर कलर की गाड़ी थी, तो उसका नंबर मेरे जहन से निकल गया, तो उसका नंबर HD से था, तो वो सिल्वर कलर स्पीड से निकली। इतनी देर में मलूक जसकानी DSP सिटी थे, वो उनको हमने रोक के बताया सही सिल्वर कलर की गाड़ी अभी निकली है यहाँ से फायरिंग करती हुई। वो उनके पीछे पीछे गए। जब उनके पीछे पीछे गए, जब हम आगे निकले साईं, तो जब मैं उधर पहुंचा हूँ अमेरिकन अस्पताल के करीब, तो वहाँ मैंने बच्चों की लाशें देखी, बिठा अस्पताल में देखी। इतना माँ बाप जो थे रो रहे थे और मतलब बाप गिड़गिड़ा रहा था, और मतलब जिसकी एक बेटी की शादी होने वाली थी, कल ही रात उनकी नेक्स्ट टाइम उसके बच्चे की शादी थी और वो उसके घर में माता में सुगरा बनी हो। वो अरमान कहाँ गए उस बाप के? उसकी माँ के अरमान थे कि नहीं मैं अपनी बहू लेकर आऊँगा, लेकिन वो नहीं। मैं वो लाशें देख के रो रहा था, मेरे आंसू इतने निकल रहे थे, मुझसे काम नहीं किया जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बोला यार या अल्लाह मैं क्या करूं, मतलब इतनी लाशें खतरनाक थी, हर अस्पताल में लाशें, इतना रोने का मंजर। सानेहाए 30 सितंबर में जाबहाक और जख्मी होने वालों की तादाद का तयन भी ठीक से नहीं हो सका। सरकारी इदारों और मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स में तादाद मुख्तलिफ रही, लेकिन मुसद्दका मालूमात के मुताबिक सानेहा में मरने वालों की तादाद 250 से भी ज्यादा थी। 68 मुकदमा दर्ज हुए। डॉक्टर कादर मक्सी और जानू अराई समेत 33 अफराद मुकदमात में नामजद हुए, जिनके खिलाफ अदालतों में कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं लाए जा सके और वो बेगुनाह साबित होकर बाइज्जत बरी हो गए। इन्होंने भी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को झूठ करार दिया। देखें, ये एक इल्ज़ाम था। मैं MQM के खिलाफ मज़ामत से कभी इनकार नहीं करता कि हाँ हमने उनके खिलाफ मज़ामत की। बाकी ये जो 250 लोगों के कत्ल का ये मुझ पर इल्ज़ाम था और हम जेल गए, हम गिरफ्तार हुए, उस केस में हमें चार्ज फ्रेम हुई, हम जेल गए, हमने 4.5 साल जेल काटा। कुछ हमारे साथियों ने 6 साल जेल में गुजारे। अदालतों में गए, अदालतों में केस चले, 450-500 गवाह हमारे खिलाफ पेश किए गए, मगर अल्लाह की मेहरबानी से किसी एक गवाह ने भी हमारी वहाँ शनाख्त नहीं की या हमें हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, जिस वजह से पाकिस्तान की अदालतों से हम वाज़ेह तौर पे बरी हुए। पहले सेशन कोर्ट ने की, फिर सरकार गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ गई, फिर हाई कोर्ट ने हमें बरी किया। तो जब अदालत ने बरी किया तो समझो ये इल्ज़ाम झूठा है। अफसोसनाक ये बात यह है कि मेरी शहर को निशाना बनाया गया, मेरी बच्चों को, मेरी बुज़ुर्गों को, मेरी माँओं बहन बेटियों को निशाना बनाया गया। वजूहत तो कुछ भी हों, जुल्म था, ज़्यादती थी। और आज के बच्चे जो मैं किसी जमात का हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन आज की नस्ल को कि आपको
कस्बा अलीगढ़, आपको साना 30 सितंबर, आपको पक्का किला ऑपरेशन, पता ही नहीं है कि किस तरह बेदर्दी से नहीते मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया और आज तक उनके कातिल पकड़े नहीं गए हैं, किसी की निशानदेही नहीं हुई है। जिनकी थोड़ी बहुत निशानदेही हुई थी वो भी आज दंदनाते फिर रहे, सियासत कर रहे हैं। 30 सितंबर के मुतासिरीन और चश्मदीद गवाहों की निगाहों में आज तक शहर की शाहराहों पर बिखरी हुई लाशों के मनाजिर घूमते हैं और मासूम लोगों की चीखों पुकार अगर उनके जहन में आ जाए तो कुछ देर तक सख्ता तारी हो जाता है। गाड़ी खाते हुए चौराहे पे जब आया तो सामने से ना गाड़ियाँ आ रही थी जिसके अंदर असला बरदार लोग बैठे हुए थे और उन्होंने आते के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे ना यहाँ पर जो ठेले कबाब शबाब के जो भी थे, क्योंकि कोविड सेनुआ है ना उस वक्त जारी था, समझा। अच्छा, इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, अगर इंटरव्यू हो जाता तो बहुत ज़्यादा लोग आते, तो बहुत ज़्यादा लोग मरते सी चौराहे पे। लेकिन इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि कोई उठाने वाला नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। एक बायखान की चाड़ी के कोने के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था पूरी मशीन गन लेके, जिसकी फायरिंग की वजह से ये हुआ। मेरे पर भी उसने जब फायरिंग की तो मैं छुप गया, मतलब नीचे बैठा तो वो सामने एक हलवाई की दुकान थी, उसके शीशे में लगी वो गोली। सिटी थाने का जो SHO था इसरार अहमद शेख, ये आया अपने ना कुछ ना स्पेशल ब्रांच के जो लोग थे वो आए, बोला हट जाओ तुम्हारा काम नहीं है, लाशें अब हम उठा लेंगे। इसी असना में एक और गाड़ी फायरिंग करते हुए गई तो उस पर इसरार शेख ने ना बोला चलो भागो, इनका पीछा करो। उनके पास असला तो था नहीं, वो डंडे थे वो लेके ही भाग गए। फिर लाशें उठाने वाले हम ही रह गए थे। फिर हमने उठाई अपनी, है ना, कई दफ़ा फायरिंग हुई, आगे पीछे से फायरिंग होती गई, फिर हम बचते रहे, फिर लाशें उठा दी। फिर वहाँ का अस्पतालों का मंजर ही अलग था। हम तो सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर ही फायरिंग हुई है, तो पूरे हैदराबाद में फायरिंग हुई थी। होलिया ये था कि वो बिल्कुल है ना कमांडो स्टाइल के बने हुए थे, समझे ना वो किसी को देख रहे थे, ना वो कुछ है ना मतलब समझ रहे थे, बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और ये बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। ये जो जख्मी जिस तरह तड़प रहे थे और हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं थी, वो सहन में थे, लोगों ने मेडिकल स्टोर खोल दिए थे लोग, तो वो मंजर मेरे निगाहों से जाता ही नहीं है। अक्सर अभी भी मुझे याद आ जाता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया। मैं बस मेरे जहन में रहती है कि मासूम लोगों का क्या कसूर था। सिर्फ ये उनका ये कसूर था कि वो हैदराबाद के रहने वाले थे, हैदराबाद के शहरी थे और उनका इसके अलावा कोई कसूर नहीं था। और अफसोस की बात यह है कि आज इस साने को गुजरे हुए तकरीबन जो है वो 36 साल गुजर गए, 36 साल हो गए, कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। मैं जब ये वो आपने पूछा मुझसे, जब मैं उन मासूम लोगों के चेहरे याद आते, मुझे वो तड़पते हुए ज़ख्मी थे, कुछ लोग शहीद हो गए थे, तो मुझे बड़ा दुख होता है। फिर जब मैं पहुंचा ताराचंद अस्पताल, वहाँ मैंने लाशें देखी। जगह नहीं थी मुर्दे खाने में, लाशें रखने के लिए जगह नहीं थी। लोग इतने तड़प रहे थे, लोग उनके अहले खाना रो रहे थे। समझ में जिसका एक बेटा था जवान, वही घर का खर्च चलाने वाला, वो उसके माँ और बाप धाड़े मार के रो रहे थे, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं था। उस वक्त 120 का मेरे पास कैमरा था जिसमें 12 रोल होते हैं। अब वो कैमरा था, उसमें मेरे पास 5 रोल थे, वो ख़त्म हो गए। फिर मैं अलीसन साहब के साथ था तो उन्होंने कहा कि भाई रोल ख़त्म हो गए। उन्होंने मुझे डांटा भी। इतनी देर में वो अल्लाह ने कोई फरिश्ता बना के भेज दिया, चौधरी बाल चैम्बर के सीनियर मेंबर थे। वो मुझे कहने लगे यार अली वाहिद मेरे पास डिक्की में एक कैमरा पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे ऐसा एक कैमरा, ये वाला मुझे कैमरा दिया और उसमें 36 रोल थे। वो मैंने फ़ोटो वहाँ से क्लिक करना शुरू किया, लेकिन लाशें इतनी थी, 36 रोल भी क्या करता। सानेहा के 36 साल बाद भी ये इल्म न हो सका कि कत्ल होने वाले 250 से जायद बेगुनाह लोगों का लहू किसके हाथ पे तलाश किया जाए। लोग जानते हैं कौन है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इसी तरह कोई ना कोई और साना हो जाएगा और लोग इसी तरह फिर आपकी तरह कोई स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी नहीं बनना चाहिए। इस शहर के रहने वाले थे और सबसे बड़े इंसान थे, पाकिस्तानी थे, हिजरत करके आने वालों की औलादें थी और उनमें कई ऐसे लोग भी थे जो हिजरत करके आए थे। आज वो कहाँ हैं? वो लोग छूटे हुए हैं, किसी को कोई सजाई मौत नहीं हुई। हमारा ये कानून क्या है? हमारा कौन सा कानून है? जंगल का कानून है हमारा। पाकिस्तान में क्या है? ये दन दराते हुए मारते हुए चले जाओ और वो दूसरे दिन छूट जाता है। ये तो एक प्लानिंग के तहत सारा गेम हुआ ना। कुछ बातें ऐसी होती है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। बात ये है कि इसमें कई लोग शामिल थे इस गेम के अंदर। ये पहली प्लानिंग थी कि आपको बस ये टास्क दिया, आपको नहीं करना है, उन्होंने किया काम। वो सितंबर 1988 के 2 साल बाद एक और सानेहा रूनुमा हुआ जिसे सानेहा पक्का किला कहा जाता है, जिसके बारे में सिंगल स्टोरी पर जल्द
एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी और ऐसे मनाजिर दिखाए जाएंगे जो पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए हों।